दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज हम चलते हैं सैयद एवं लोदी वंश की तरफ। तो अभी तक जो है सैयद और लोदी वंश से पहले तुगलक वंश और खिलजी वंश ये सब पूरा हो चुका है। आज हम सैयद और लोदी वंश को जो है पूरा करेंगे। तो सैयद और लोदी वंश ये 1414 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है ये रहा है। अब सैयद और लोदी वंश की भूमिका क्या रही है? तो भूमिका यह रही है कि 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की जो है नींव डाली, जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। इस काल में न तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई और न ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार। सैयद वंश के पश्चात लोदी वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और तो इस अध्याय में जो है हम सैयद और लोदी दोनों वंशों का जो है अध्ययन करेंगे। अब सैयद वंश का संस्थापक तो खिज्र खां था। सैयदों के 37 वर्ष के शासनकाल में जो है कुल 4 शासक हुए हैं। पहला खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक। तो खिज्र खां केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं वरन सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। तारीख ए मुबारक शाही में खिज्र खां को सैयद बताया गया है। सैयद से आशय है पैगंबर मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसे लेकर जो है मतभेद है। खिज्र खां मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। मलिक सुलेमान की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिरोज तुगलक ने खिज्र खां को मुल्तान की जागीर दे रखी थी, परंतु जब फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई तो मल्लू इकबाल के भाई सारंग खां ने खिज्र खां को घेर लिया और बंदी बना लिया। खिज्र खां जल्द ही उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। 1398 ईस्वी में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की। परिणामतः तैमूर ने भारत वापसी पर उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात 1414 ईस्वी में वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1414 की क्या स्थिति थी? खिज्र खां जो है 1414 ईस्वी में जब सुल्तान बना उस समय राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां संघर्ष कर रही थीं। दुआब, इटावा, कटेहर, कन्नौज और बदायूं के सरदार केंद्रीय सरकार की शक्ति को जो है चुनौती दे रहे थे। जौनपुर, मालवा और गुजरात दिल्ली के आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे और आपस में लड़ रहे थे। अब खिज्र खां का शासन कैसा रहा है? तो शासक बनने के बाद खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि खुद को रैयत आला कहा अर्थात तैमूर का मातहत कहा। खिज्र खां ने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम रहने दिए। नए सिक्कों पर उसने तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। खिज्र खां का शासनकाल क्षेत्रीय राजवंशों के उदय और चुनौतियों में ही बीत गया। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे न्यायप्रिय व उदार शासक बताया है। 7 वर्ष शासन करने के पश्चात मई 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा है। खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र जो मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर शासक बन गया। मुबारक शाह एक योग्य सेनाध्यक्ष था। उसने अनेक विद्रोहों का दमन किया। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। साथ ही खुतबे से तैमूर के वंशजों व सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। उसने सिक्कों पर अपना नाम मुइज उद दीन मुबारक शाह खुदवाया। यमुना नदी किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। मुबारक शाह ने तारीख मुबारक शाही के लेखन याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। अब मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, जो उसके भाई फरीद खां का पुत्र था। मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवर उल मुल्क को दंड की बजाय सुल्तान ने उसे वजीर पद दिया। मोहम्मद शाह के काल में वास्तविक शक्ति सरवर उल मुल्क के पास ही थी।
सरवर उल मुल्क द्वारा अपने विरोधियों को नष्ट करने के प्रयास के कारण अमीर वर्ग उसके विरुद्ध हो गया। फलतः सल्तनत में अराजकता का वातावरण फैलने लगा। सुल्तान ने सरवर उल मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखते हुए अमीरों की सहायता से उसकी हत्या करवा दी, लेकिन अभी भी दिल्ली में विद्रोही शक्तियां जो है अराजकता पैदा कर रही थीं। दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, किंतु उचित समय पर सरहिंद यानी पंजाब के अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी की सैन्य सहायता के कारण दिल्ली सल्तनत जो है महमूद खिलजी के आक्रमण से बच गई। सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह एक असफल शासक सिद्ध हुआ। उसके समय से ही सैयद वंश का पतन आरंभ हो गया। अब इसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 से 1451 ईस्वी तक रहा है। तो 1445 ईस्वी में अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठा। वह इस वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह एक अयोग्य शासक था। उसके समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया था। 1447 ईस्वी में आलम शाह बदायूं गया। उसे यह नगर इतना अच्छा लगा कि दिल्ली के बजाय उसने वहीं रहना पसंद किया। दिल्ली के आलम शाह के चले जाने के बाद उन लोगों के बीच संघर्ष छिड़ गया जो शासन चला रहे थे। अंततः दिल्ली संभालने के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल के दिल्ली आगमन और सिंहासन रोहड़ पर कोई आपत्ति नहीं थी। अप्रैल 1451 में बहलोल लोदी का सिंहासन रोहड़ हुआ। इस तरह बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव रखी। आलम शाह 1476 में अपनी मृत्यु के समय तक बदायूं में रहा। अब सैयद वंश का मूल्यांकन करेंगे तो सैयद वंश के जो शासकों ने कुल 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन इस दौरान सैयद शासकों ने अपने पूर्ववर्ती खिलजियों की तरह न तो क्षेत्र विस्तार और न ही धन प्राप्त किया और न ही तुगलकों की तरह आंतरिक प्रशासन सुदृढ़ किया। सैयद वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र और छोटा हो गया। इस प्रकार सैयद वंश की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिससे उन्हें इतिहास में आदर एवं सम्मान मिल सके। अब आ जाता है सैयद के बाद लोदी वंश। तो लोदी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव रखी गई। लोदी वंश के कुल 3 शासक हुए, एक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी जो है 1451 से 1489 तक रहा। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा और इब्राहिम लोदी जो है 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। अब बहलोल लोदी जो है 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा है। तो इसने क्या किया है? बहलोल लोदी अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली का शासक बना, परंतु वह दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। सुल्तान बनने के बाद अफगान साथियों के बंधुत्व का व्यवहार कर सर्वप्रथम उसने अपने तंत्र में ही चले आ रहे षड्यंत्रों की परंपराओं को कम करने की कोशिश की। बहलोल लोदी जो है लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति शाहू खेल से संबंधित था तथा उसने तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। बहलोल ने संबल के दरिया खां, कोल में ईसा खां, साकेत में मुबारक खां, मैनपुरी एवं भोगांव के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान किए। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के शार्की शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में फिर से अपने अधीन कर लिया, जो बहुत वर्षों तक उसकी सत्ता का विरोध कर रहा था। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक के रूप में अपने बेटे बारबक लोदी को जो है नियुक्त किया। जौनपुर विजय के पश्चात बहलोल की कीर्ति में वृद्धि हुई तथा धौलपुर, कालपी, बाड़ी के सरदारों में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ नजराना भी दिया। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। तारीख-ए-दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और न ही उसने अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया। आम दरबार तक में वह सिंहासन पर न बैठकर एक गलीचे में बैठता था। 1486 से 87 ईस्वी में
उसने ग्वालियर के शासक रायकर्ण, जो कीर्तिदेव के नाम से भी जाने जाते थे, को पराजित कर 80 लाख टंका नजराना प्राप्त किया। ग्वालियर अभियान ही उसका अंतिम अभियान था। ग्वालियर से वापस लौटते समय वह बीमार हो गया और जुलाई 1489 में दिल्ली आते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा है। तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन रूढ़ हुआ। सिकंदर लोदी को अपने सुल्तान मानने में अमीरों व सुल्तानों में कुछ संकोच था, परंतु उसकी माता एक हिंदू थी। सिकंदर ने अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और अपने विद्रोहियों का दमन कर हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई तथा अपने आप को एक धार्मिक कट्टर अफगानी मुसलमानों के रूप में प्रतिष्ठित किया। सिंहासन रूढ़ होने के समय सिकंदर लोदी की शक्ति बहुत सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि सरदारों व जागीरदारों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने अपने क्षेत्रों में संगठित किए हुए थे। अब बारबक शाह के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है? बहलोल लोदी के समय जौनपुर विजय के बाद बारबक शाह, जो बहलोल लोदी का पुत्र था, को वहां नियुक्त किया गया था, जिसे सिकंदर लोदी ने शासक बनने के बाद भी जौनपुर में अपने भाई बारबक शाह का शासन बरकरार रहने दिया और उदारता की नीति अपनाई। बारबक शाह एक अयोग्य सेना नायक और विलासी व्यक्ति था। जब जौनपुर में पूर्ववर्ती विस्थापित शर्की शासक हुसैन शाह के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया तो बारबक शाह उसे दबाने में विफल रहा। विद्रोहों पर सफलता न प्राप्त करने पर 1492 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बारबक शाह को अपदस्थ कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब सिकंदर लोदी का शासन फिर देखते हैं। तो सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर ने बहलोल के अपनाए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने अफगान सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रण में कर सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसने अफगान सरदारों को भी अपने अधीनस्थ माना। सिकंदर लोदी का कथन था कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बिठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। 1494 ईस्वी में सिकंदर ने बनारस के निकट एक युद्ध में हुसैन शाह को पराजित किया। इस अभियान में उसने बंगाल से बिहार तक का क्षेत्र विजित कर लिया। सिकंदर ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के राजा को अपने अधीन कर लिया। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक एक नए नगर की स्थापना कराई और 1504 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में ये 1506 भी दिया गया है, आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि दोआब पर नियंत्रण रखा जा सके और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल बनाया जा सके। उसने कृषि और व्यापार के विकास के लिए प्रयास किए। भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया, जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम कर दी गई। सिकंदर ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को बंद करवाया, जैसे उसने मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया था। साथ ही महिलाओं को पीरों और मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने की मनाही की गई। उसने यमुना में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगाया व उन्हें वहां बाल मुंडवाने से भी रोका। वह फारसी भाषा का जानकार था और फारसी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ललित कलाओं को अत्यधिक पसंद करता था। गायन व शहनाई में उसकी रुचि थी। उसके काल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई थी। उसके शासनकाल में कई सांस्कृतिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ। आयुर्वेद पर औषधि की अनुवादित पुस्तक को फरहंग-ए-सिकंदरी नाम से जाना गया। सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ प्रतिष्ठित विद्वान था, जिसने तिब्बत-ए-सिकंदरी नामक औषधिक ग्रंथ की रचना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हुई। अब इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठा। उसमें उसे सभी अफगान सरदारों का निर्विरोध स्वीकृत मिली थी।
अब जो उसने राजकुमार जलाल खां के विरुद्ध कार्रवाई की है, कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो अपने स्वार्थी हितों के कारण राज्य को का विभाजन चाहते थे। वे जलाल खां को इब्राहिम का छोटा भाई था जौनपुर ले गए और वहां उसे गद्दी पर बैठाया। इब्राहिम को यह बंटवारा उचित नहीं लगा। उसने खुद को एकमात्र सुल्तान घोषित किया। उत्तराधिकार के संघर्ष में जलाल खां को कैद खाने में विष देकर हत्या करवा दी। फिर इसका इब्राहिम का ग्वालियर अभियान है। इब्राहिम ने सल्तनत की स्थिति मजबूत करने के लिए ग्वालियर को जीतने की योजना बनाई। 1518 में उसने ग्वालियर पर आक्रमण कर विजित किया और उसे अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद मेवाड़ अभियान। ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1517 से 18 में उसका खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सामना हुआ। इसमें इब्राहिम की हार हुई। पराजय का बदला लेने के लिए 1 वर्ष बाद इब्राहिम ने आक्रमण किया और धौलपुर के निकट राजपूतों से पुनः पराजित हुआ। फिर सरदारों का दमन। इब्राहिम अपने सरदारों को कुचलकर अपनी सत्ता दृढ़ करना चाहता था। उसने उन्हें विनम्र रखने की भरसक कोशिश की। उसने अपने पिता के समय के विश्वस्त सरदारों पर अविश्वास कर या तो उन्हें पदच्युत कर कारागार में डाल दिया या फिर उनकी हत्या करवा दी। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के इसी उद्दंड व्यवहार के कारण भारत पर बाबर के आक्रमण के समय सरदारों ने इब्राहिम का साथ छोड़ दिया, जिस कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। अब बाबर का आगमन हो जाता है यहीं से। लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने इब्राहिम को असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। अब फिर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की सेना पराजित हुई और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। अब ये तो हो गया लोदी वंश और सैयद वंश। अब इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का विघटन और जो है प्रांतीय राज्यों का उदय। तो जो दिल्ली सल्तनत का विघटन है वो देखते हैं। तो क्या भूमिका रही है? दिल्ली सल्तनत के विघटन का आरंभ मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के समय ही प्रारंभ हो चुका था। आगे इन घटनाओं पर उनके अयोग्य उत्तराधिकारी और सैयद व लोदी शासकों के समय स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आ सका। अंततः परिणाम यह हुआ कि उस समय दिल्ली सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत के राज्यों में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, राजपूताना, गुजरात और उड़ीसा आदि प्रमुख थे, जबकि दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व रहा। अब उत्तर भारत के राज्य तो पहले जौनपुर। तो अफीक के अनुसार गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में कराई गई थी, जो बाद में शर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जौनपुर के सूबेदार मलिक हुसैन सरवर को जाता है। 1389 ईस्वी में मलिक सरवर मोहम्मद शाह फिरोज तुगलक का पुत्र जो था वो वजीर बना। मलिक सरवर ने अपने राज्य की सीमाओं को कोल, संबल तथा मैनपुरी तक विस्तार किया। 1399 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर मलिक सरवर के उत्तराधिकारी मुबारक शाह शर्की, जो 1399 से 1402 ईस्वी तक रहा, को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन छोटे भाई एवं उत्तराधिकारी इब्राहिम शर्की ने प्रभावशाली ढंग से अपने राज्य का विस्तार किया। इब्राहिम शर्की की सबसे महत्वपूर्ण विजय कन्नौज की थी। इस समय कन्नौज मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन था। इब्राहिम के उत्तराधिकारी महमूद शर्की, मोहम्मद शर्की 1457 से 58 ईस्वी तथा हुसैन शर्की के शासनकाल में जौनपुर का दिल्ली सुल्तानों के साथ लगातार संघर्ष होता रहा। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया। हुसैन शाह ने भागकर बिहार में जो है शरण ली। बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया और अपने पुत्र बरबक शाह को वहां का शासक नियुक्त किया। शार्की वंश की सबसे बड़ी व स्थायी उपलब्धि वास्तुकला मानी जाती है। अटाला मस्जिद, जो 1408 ईस्वी में पूरी हुई थी, वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। अटाला मस्जिद को शर्की राजवंश के इब्राहिम शर्की ने बनवाया था।
हुसैन शाह शर्की ने जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में करवाया। शर्की शासक के अधीन यहाँ हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। फिर आ जाता है मालवा। तो 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मालवा की स्थापना की तथा धार को अपनी राजधानी बनाया। 1405 ईस्वी में दिलावर खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अल्प खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। उसने मांडू को अपनी राजधानी घोषित किया। हुशंग शाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। उसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। 1436 ईस्वी में हुशंग शाह के पुत्र मोहम्मद शाह की उसके वजीर महमूद खिलजी ने हत्या कर दी और सत्तासीन होकर मालवा में खिलजी वंश की नींव रखी। महमूद खिलजी मालवा का योग्यतम शासक था। उसने गुजरात, बहमनी, मेवाड़ राज्यों से युद्ध किए। मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ युद्ध के उपरांत महमूद खिलजी और राणा कुंभा दोनों ने जीत का दावा किया तथा इसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ तो महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद ने मांडू में एक आवासीय महाविद्यालय एवं एक चिकित्सालय का निर्माण करवाया। 1469 ईस्वी में महमूद खिलजी की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा। वह नितांत विलासी प्रवृत्ति का शासक सिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन के महल में 16,000 दासियां थीं, जिनमें से कई हिंदू सरदारों की पुत्रियां थीं। उसने तुर्की और इथियोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक सेना गठित की थी। कालांतर में महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया तथा महमूद शाह द्वितीय मारा गया। अंततः बादशाह अकबर ने 1561 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा पर विजय हेतु मुगल सेना भेजी। उस समय वहां का शासक बाज बहादुर था, जिसे परास्त कर मालवा को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब फिर आ जाता है गुजरात। तो 1297 ईस्वी में राजा कर्ण सिंह को परास्त कर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और इसे सूबा यानी इक्ता बना दिया। 1401 ईस्वी तक यथास्थिति बरकरार रहने के पश्चात 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नियुक्त किए गए वहां के सूबेदार जफर खान ने तैमूर के आक्रमण के कारण उपजी दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को यहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना की। 1407 ईस्वी में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। 1411 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह शासक बना। इसे ही गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा सिंहासन पर बैठा, जो आगे चलकर गुजरात का महानतम शासक सिद्ध हुआ। उसने गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की। लोग उसे जनबख्श के नाम से पुकारते थे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार बचपन से ही महमूद बेगड़ा को किसी जहर का नियमित तौर पर सेवन कराया गया था, अतः यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती थी वो तुरंत फूलकर मर जाती थी। अपने शासनकाल के उत्तरावर्ती वर्षों में उसने द्वारका पर विजय प्राप्त की। 1526 ईस्वी में गुजरात का अंतिम महान शासक बहादुर शाह सिंहासन रूढ़ हुआ। उसके शासनकाल में गुजरात अपने ऐश्वर्य और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात सत्तासीन हुए शासक बेहद कमजोर साबित हुए। अंततः 1573 ईस्वी में अकबर ने अपने द्वितीय गुजरात अभियान द्वारा संपूर्ण राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। फिर मेवाड़ यानी आधुनिक उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर हमीर देव ने 1314 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना कर वहां सिसोदिया वंश की नींव रखी। हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा लगभग 64 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। 1540 ईस्वी में मोकल गद्दी पर बैठा।
उसने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। 1433 ईस्वी में मोकल की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। उसके काल में मेवाड़ की शक्ति में प्रभावी वृद्धि हुई। राणा कुंभा ने मारवाड़ के अधिकांश भाग को विजित कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है। राणा कुंभा ने 4 स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की तथा जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात रायमल ने अनेक तदोपरांत राणा सांगा ने शासन संभाला। 1517 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ। कालांतर में मेवाड़ की शक्ति क्षीण होती चली गई और अंततः जहांगीर के समय इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर आ जाता है मारवाड़, जो आधुनिक जोधपुर है। तो मारवाड़ के राठौर प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज थे। समकालीन मुसलमान और राजपूत शासकों से युद्ध करते हुए चुंद ने मारवाड़ राज्य की नींव डाली तथा जोधपुर को राजधानी बनवाया। चुंद के पश्चात कान्हा और कान्हा के पश्चात सत्ता मारवाड़ का शासक बना। रामनल ने सत्ता को पदच्युत करके मारवाड़ को हड़प लिया। रामनल की मेवाड़ के सरदारों ने हत्या कर दी थी, जिससे मेवाड़ व मारवाड़ की शत्रुता प्रारंभ हुई। रामनल के पुत्र जोधा को मेवाड़ से संघर्ष करना पड़ा। बाद में राणा कुंभा ने जोधा के साथ समझौता कर लिया तथा जोधा ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। जोधा ने जोधपुर के दुर्ग का निर्माण कराया तथा एक नगर की स्थापना की। जोधा के पुत्रों ने सातल, बीकानेर, मेड़ता आदि में अपने अपने अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। शेरशाह के समय मारवाड़ का शक्तिशाली शासक मालदेव था। अकबर ने मारवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। फिर आ जाता है बंगाल। तो भौगोलिक रूप से दिल्ली से दूर स्थित होने के कारण बंगाल पर दिल्ली के शासकों का नियंत्रण उतना मजबूत नहीं रह पाता था जितना अन्य प्रांतों पर रहता था। अतः समय समय पर वहां विद्रोह होते रहते थे। बलवन के काल में तुगरिल खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलवन के पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। बलवन की मृत्यु के पश्चात बुगरा खां को ही वहां का स्वतंत्र शासक मान लिया गया और उसने नसरुद्दीन की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने भी बंगाल पर अभियान किया तथा बंगाल का कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लिया और शेष भाग नसरुद्दीन को दे दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल पुनः स्वतंत्र राज्य बन गया और वहां 1340 ईस्वी में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया। उसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार बंगाल पर आक्रमण किया, किंतु वह विफल रहा। तत्पश्चात सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा। उसने 1368 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके काल में फिरोज तुगलक ने पुनः आक्रमण किया और पुनः विफल हुआ। कालांतर में गयासुद्दीन अहमद शाह और अलाउद्दीन हुसैन शाह नामक 2 प्रसिद्ध शासक हुए। तो ये गयासुद्दीन अहमद शाह 1389 से 1409 तक रहा है और ये अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी तक। तो ये 2 प्रसिद्ध शासक हुए। इनके शासनकाल में बंगाल शक्तिशाली राज्य बना रहा। अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक और जगत भूषण जैसी उपाधियों से नवाजा गया। 1518 ईस्वी में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नुसरत शाह गद्दी पर बैठा। नुसरत शाह ने गौड़ में सोना मस्जिद एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। इस वंश के अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को शेरशाह ने 1538 ईस्वी में बंगाल से भगाकर समूचे बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। फिर आ जाता है उड़ीसा। तो पूर्वी सागर तट पर गंगा एवं गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में उड़ीसा राज्य था, जिस पर गजपति वंश का शासक था। तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में पहली बार इस पर आक्रमण हुआ। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण करके धन लूटा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जौनपुर, बहमनी राज्य,
कोडविड एवं विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण हुए। 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय एक कमजोर राज्य बन चुका था। 1568 ईस्वी तक बंगाल के अफगान शासकों ने इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। अब आ जाइए कश्मीर पर। तो 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की नींव डाली। उत्तर भारत के राज्यों में कश्मीर अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण रहा है। 1339 से 40 ईस्वी में शाही मीर ने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण कर कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना की। वह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। सिकंदर शाह के मंत्री सुहा भट्ट ने धर्म परिवर्तन कर सिकंदर शाह के सहयोग से कश्मीर में बलपूर्वक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। कश्मीर का सुप्रसिद्ध शासक सुल्तान जैन उल अबिदीन था, जिसने 1420 से 70 ईस्वी के मध्य शांति और प्रजाहित में कार्य किए। अबिदीन ने जजिया और गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। सुल्तान अबिदीन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं को अपने शासनकाल में ऊंचे पदों पर बिठाया, निर्वासित ब्राह्मणों को वापस लौटाने और पूजा अर्चना आदि के लिए मंदिरों आदि के निर्माण की अनुमति दी। सुल्तान अबिदीन ने महाभारत एवं कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। व्यापार वाणिज्य आदि के लिए उसने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। ऐसा माना जाता है कि कागज निर्माण और जलसाजी की कला सीखने के लिए उसने 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा। अपने कल्याणकारी राज्यों और प्रजा के प्रति उदार नीति के कारण आज भी कश्मीर के लोग अबिदीन को बडशाह कहते हैं। जैन उल अबिदीन को कश्मीर का मकबरा कहा जाता है। अब आ जाइए, ये तो हो गए उत्तर भारत की तरफ। दक्षिण भारत के राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्य बहमनी और विजयनगर अस्तित्व में आए। तो बहमनी साम्राज्य, फिर देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निरंतर विद्रोह और अशांति का परिणाम थी। तुगलक सम्राट द्वारा दक्षिण में नियुक्त अमीर ए सादा ने अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया। इसे देखकर दौलताबाद के अमीरों ने दौलताबाद दुर्ग पर अधिकार कर अफगान इस्माइल मक को नसीरुद्दीन शाह की उपाधि से अपना शासक घोषित किया। इस्माइल मक एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह सरल स्वभाव का था, इसलिए उसने अपनी इच्छा से अलाउद्दीन के पक्ष में अपना पद त्याग दिया। सरदारों और अमीरों ने 1347 ईस्वी में जफर खां को अलाउद्दीन और हसन बहमन शाह की उपाधि देकर अपना शासक घोषित किया। अब बहमनी सुल्तान और उनका शासन। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया है। सिंहासन पर बैठने के पश्चात बहमनी राज्य के संस्थापक सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने राज्य विस्तार के लिए कंधार, कोट्टगिरी, कल्याणी और बीदर आदि क्षेत्रों को विजित किया। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम एहसानाबाद रखा। अलाउद्दीन हसन ने अपने शासन के अंतिम दिनों में दाबुल पर अधिकार किया। ध्यातव्य है कि दाबुल पश्चिमी समुद्र तटों पर बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने राज्य में जजिया की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया। फरवरी 1358 ईस्वी में बहमन शाह की मृत्यु हो गई और उसने अपने पीछे एक ऐसा राज्य छोड़ा जिसकी सीमाएं उत्तर में वानगंगा नदी तक, दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पश्चिम में दौलताबाग तक और पूर्व में भोगिरी तक फैली हुई थी। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन हसन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। मोहम्मद शाह प्रथम का सारा जीवन विजयनगर और वारंगल से युद्ध एवं विजय से संबंधित रहा। मोहम्मद शाह प्रथम का सबसे बड़ा योगदान बहमनी के प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। उसके आदेशानुसार समस्त सार्वजनिक मद्यगृह बंद कर दिए गए और उसने अपने कठोर प्रबंधन से राज्य की अनुशासनहीनता को समाप्त कर दिया। राज्य प्रबंधन के लिए उसने राज्य को 4 तरफों या अतराफों में विभाजित किया और प्रत्येक का प्रबंधन एक प्रांताध्यक्ष को सौंप दिया, जिसे सेना रखना अनिवार्य था। इसी काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ, जिससे रक्षा संगठनों में एक नई क्रांति पैदा हुई।
1375 ईस्वी में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद शाह प्रथम के उत्तराधिकारी, तो 1375 ईस्वी में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात अगले 22 वर्षों में 5 सुल्तान सत्तारूढ़ हुए। अलाउद्दीन मोहम्मद जो 1375 से 78 तक रहा, फिर दाऊद जो 1378 में रहा, फिर मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 97 तक रहा, फिर गयासुद्दीन 1397 ईस्वी में रहा, और फिर शमसुद्दीन दाऊद ये 1397 ईस्वी में रहा। तो ये जो है इस तरह से गद्दी पर बैठे। बहमनी साम्राज्य में इन शासकों का शासन कोई विशेष महत्व नहीं रखता। अब ताजुद्दीन फिरोज शाह जो 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा, तो बहमनी राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह था, जिसने 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह ने खेरला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीता। उसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित कर संधि करने पर बाध्य कर दिया था। फिरोज कला प्रेमी और एक सुलेखक था। उसे अरबी, फारसी और तुर्की के अलावा तेलुगु, मराठी एवं मलयालम भाषा का अच्छा ज्ञान था। फिर शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो 1422 से 1436 ईस्वी तक रहा, तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर को बनाया। इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद के नाम से जाना गया। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने 1425 ईस्वी में तेलंगाना, 1426 ईस्वी में माहौर और 1429 ईस्वी में मालवा के साथ युद्ध किया। उसकी उदारता के कारण इसे अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से उसका घनिष्ठ संबंध था। गेसु दराज ने उर्दू पुस्तक मिराज उल आशिकीन की रचना की। अब अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक, तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने अपने पिता की तरह योग्य एवं विद्वान जो है शासक था। यह इसका संपूर्ण शासनकाल तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, मालवा और उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यतीत हुआ। इसके शासनकाल में महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। फिर हुमायूं शाह 1458 से 1461 ईस्वी तक, तो अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका पुत्र हुमायूं शाह गद्दी पर सत्तासीन हुआ, जिसने 1458 ईस्वी से 1461 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं शाह के काल में महमूद गवाह का एक योग्य सेनानायक था। यही कारण है कि हुमायूं शाह के शासनकाल की समस्त सफलताओं का श्रेय महमूद गवाह को जाता है। हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता था। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा गया है। हुमायूं शाह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र निजामुद्दीन अहमद तृतीय सत्ता पर आसीन हुआ। उसके समय प्रधानमंत्री महमूद गवाह का नियंत्रण संपूर्ण राज्य पर था। इसके समय में बहमनी साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया था। आंतरिक प्रबंधन के लिए महमूद गवाह ने राज्य को 8 प्रांतों में विभक्त किया और प्रत्येक में तरफदार नियुक्त किए। 1482 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवाह को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। अंततः 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का जो है पतन हो गया। फिर कालांतर में बहमनी में 5 नए राज्यों का उदय हुआ जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? जैसे बीजापुर का आदिल शाही राज्य, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। फिर अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, संस्थापक मलिक अहमद थे। बरार का इमाद शाही राज्य, इसके संस्थापक फतेह उल्लाद इमाद थे। गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। बीदर का बिराद शाही राज्य, इसके संस्थापक अमीर उल बरीद थे। बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो बहमनी साम्राज्य के पतन के कारणों में बहमनी साम्राज्य के सुल्तान स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक थे। उनके अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं था। अधिकांश सुल्तान धर्मांध, भोगविलासी तथा अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। बहमनी सुल्तानों ने अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई। बहमनी सुल्तानों की असहिष्णु धार्मिक नीति के कारण हिंदुओं में असंतोष व्याप्त था। अपनी स्थापना से लगभग 175 वर्ष तक पूरे अस्तित्व काल में बहमनी सुल्तानों को आंतरिक कलह तथा बाहरी शत्रुओं का निरंतर सामना करना पड़ा। इस आंतरिक कलह का प्रमुख कारण दरबार में मुस्लिम अमीरों के 2 दलों के मध्य ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा तथा शत्रुता का होना था। महमूद गवाह जैसे योग्य प्रधानमंत्री को भी आंतरिक कलह का रोष भुगतना पड़ा। उसकी हत्या के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन जो है सुनिश्चित हो गया था।
अब विजयनगर साम्राज्य आ जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे। तुगलकों ने वारंगल पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, अतः दोनों भाई हरिहर और बुक्का कंपिली अथवा आनेगोडी में आकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक विद्रोही को हरिहर और बुक्का द्वारा शरण दिए जाने के कारण कंपिली पर आक्रमण किया गया। आक्रमण के पश्चात हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के उपरांत इन्हें विद्रोहियों के दमन के लिए दक्षिण भारत भेजा गया। दक्षिण भारत में फैली अराजकता और तुर्क सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान को विजयनगर के रूप में बसाया और शासन करने लगे। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता की स्मृति में संगम वंश की नींव रखी। इस्लाम धर्म त्याग कर पुनः दोनों भाई अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से हिंदू बने। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविंदु वंश ने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां भी बदलती रहीं, जिनका क्रम है आनेगोडी, विजयनगर, पेनुकोडा और चंद्रगिरी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। अब संगम वंश देखते हैं। तो संगम वंश में प्रमुख शासक हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो पहले देखेंगे हरिहर प्रथम, जो 1336 से 1356 ईस्वी तक रहे। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने विजयनगर का जो है शासक बना। हरिहर प्रथम ने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में ही अपनी राजधानी आनेगोडी से विजयनगर ले आया। 1346 ईस्वी तक होयसल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर की सीमा में आ गया था। चूंकि इसका साम्राज्य चारों तरफ से शत्रु शक्तियों से घिरा था, अतः इसने राजा या महाराजा धिराज की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि इस नवोदित राज्य से पुरानी शक्तियों का ईर्ष्या भाव रखती थी। 1347 ईस्वी में बहामनी साम्राज्य की स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम अगला शासक हुआ। फिर बुक्का प्रथम, जो 1356 से 1377 ईस्वी तक रहा, इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का का शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्यों को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। बहामनी शासक से संघर्ष और तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ हुए युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। बुक्का प्रथम ने बहामनी साम्राज्य के अधीन मुदगल के किले पर आक्रमण कर संघर्ष की शुरुआत की। इसने मुद्रों के राजा के विरुद्ध भी सफल अभियान किया, जिसमें उसने पुत्र कंपन की विशेष भूमिका थी। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने उसके इस पराक्रम पर संस्कृत में मुद्रे विजयम नामक पुस्तक लिखी। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा, किंतु इसने भी महाराज की पदवी धारण नहीं की। बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा। माना जाता है कि हरिहर व बुक्का ने संयुक्त शासन चलाया। फिर आ जाता है हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत हरिहर द्वितीय शासक बना। हरिहर द्वितीय ने अपने पूर्ववर्ती दोनों राजाओं यानी हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों राजाओं के विपरीत राज परमेश्वरम एवं महाराजा धिराज जैसी उपाधियां धारण की। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली तथा कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तत्कालीन बहामनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय शांतिप्रिय व्यक्ति था, अतः हरिहर द्वितीय को राजनैतिक प्रभुता दिखाने का मौका मिला और उसने बहामनी से गोवा व बेलगांव छीन लिया। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण इसके प्रधानमंत्री थे। इरुगप्पा नामक जैन मतानुयायी इसका सेनापति था, जिसने नानार्थमाला की रचना की। इसके शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा। 1406 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिससे अंततः देवराय प्रथम सफल रहा। अब देवराय प्रथम जो 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय प्रथम के शासक बनते ही बहामनी राज्य से तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया। इसमें बहामनी
सुल्तान द्वारा देवराय प्रथम पराजित हुआ तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने सहित सुल्तान को फिरोज शाह बहमन के साथ अपने पुत्री का विवाह करना पड़ा। साथ ही भविष्य में वाद विवाद से बचने के लिए बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में देना पड़ा। इस युद्ध को इतिहास में सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। कालांतर में सुल्तान फिरोज शाह से संबंध पुनः कट होने पर देवराय प्रथम ने वारंगल से एक संधि कर बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को पराजित किया और कृष्णा नदी के तट पर संपूर्ण रेड्डी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भी शामिल किया। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया जिससे अनेक नहरें निकाली गईं। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो डी कांटी आया और देवराय प्रथम को शक्तिशाली राजा कहा। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद वीर विजय और रामचंद्र थोड़े समय के लिए शासक बने। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना। अब देवराय द्वितीय जो 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा है। तो देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय ने अनेक उपाधियां जैसे गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी तथा इम्मादि देवराय आदि धारण की। हरविलासम पुस्तक के लेखक श्रीनाथ इसके दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था। देवराय द्वितीय ने सेना तथा प्रशासन का पुनर्गठन किया और भारी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार सीलोन से गुलबर्गा तक तथा ओडिशा से मालाबार तक किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इसे खुरसान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर को संसार के देखे और सुने नगरों में सबसे भव्य मानता है। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन शुरू हो गया। देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन गद्दी पर आसीन हुआ जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। विरूपाक्षी द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। विजयनगर राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर चंद्रगिर के गवर्नर सालुव नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा सालुव वंश की स्थापना की। अब आ जाता है सालुव वंश जो 1485 से 1505 तक रहा। तो 1485 ईस्वी में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय और उसके ही सेनापति सालुव नरसिंह ने हत्या कर विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की नींव रखी। विजयनगर के इतिहास में इसे प्रथम बलापहार कहा गया। सालुव नरसिंह योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। उसने विजयनगर राज्य के वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय बहमनी और उड़ीसा द्वारा हड़प लिए गए थे को पुनः प्राप्त कर लिया। 1490 ईस्वी में सालुव नरसिंह की मृत्यु हो गई। सालुव नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र इम्माडी नरसिंह शासक बना जिसका संरक्षक नायन था। 1505 ईस्वी में नरसिंह नायन के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव शासक इम्माडी नरसिंह की हत्या कर सालुव वंश के स्थान पर तुलुव वंश की नींव रखी और इसे द्वितीय बालापहार कहा गया। तुलुव वंश 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव वंश का प्रथम शासक हुआ। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय शासक बना। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा है। तो कृष्णदेव राय तुलुव वंश तथा विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक था। कृष्णदेव राय जब शासक बना तो राज्य में अव्यवस्था और अशांति व्याप्त थी, जिस पर कृष्णदेव राय ने कठोर कानून व्यवस्था स्थापित कर नियंत्रण किया। फिर कृष्णदेव राय ने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 ईस्वी में रायचूर, दोआब और गुलबर्ग के दुर्गों को भी पराजित किया। 1513 से 18 ईस्वी के बीच उड़ीसा के गजपति शासक के विरुद्ध कई बार युद्ध अभियान किए। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कराया। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। अतः मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर की प्रभुसत्ता को सिद्ध भी कर दिया।
कृष्णदेव राय के पुर्तगाली व्यापारियों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। इन संबंधों में मिलने वाली सुविधाओं एवं लाभों के द्वारा पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र में अपनी नौसेना का विकास भी कर लिया था। कृष्णदेव राय महान शासक एवं विद्वान थे, जिस कारण उसे विद्वानों की परख भी थी। उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उसके दरबार में 8 विद्वान निवास करते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह राजव्यवस्था पर आधारित थी। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है। उसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। डोमिंग पायस नामक पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की। उसने कृष्णदेव राय के श्रेष्ठ प्रशासन और उसके साम्राज्य की समृद्धि का बखान खुले शब्दों में किया। बारबोसा के अनुसार कृष्णदेव राय एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पर नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। अब कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और कृष्णदेव राय के पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण उसका सौतेला भाई अच्युत देव राय शासक बना। उसके पश्चात सदाशिव राय शासक बना, जिस पर उसके मंत्री रामराय का अत्यधिक प्रभाव था। रामराय एक योग्य शासन प्रबंधक था, परंतु सफल कूटनीतिज्ञ न था। उसने बहमनी राज्य के खंडों से बने हुए 5 मुसलमान राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार में परस्पर फूट डालने और एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। कालांतर में रामराय के खिलाफ दक्षिण भारत में चारों मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में रामराय को परास्त किया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त मोर्चे में बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध के पश्चात रामराय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। विजयनगर को लूट कर ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष मिलते हैं। अब आ जाता है अराविडु वंश, जो 1570 से 1652 ईस्वी तक था। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने पेनुकोंडा में की थी। यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, कह सकते हो केंद्रीय प्रशासन था। विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था और राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था। राजा के चयन में नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजा के भव्य राज्याभिषेक की भी परंपरा थी। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। विजयनगर शासकों ने धर्म के मामलों में धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। राज्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एक राज्य परिषद होती थी। राजा राज्य के समस्त मामलों एवं नीतियों के संबंध में इससे परामर्श लेता था। कृष्णदेव राय अपने ग्रंथ आमुक्तमाल्यद में राजा और प्रजा के बीच संबंध, राजा के कर्तव्य आदि का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया है। कुषाणों की तरह विजयनगर साम्राज्य में भी संयुक्त शासन की परिपाटी देखी गई, जैसे हरिहर और बुक्का तथा देवराय द्वितीय एवं व विजयराज। मौर्य शासक व्यवस्था की तरह सप्तांग व्यवस्था का अनुसरण किया गया। राजा के बाद राजपरिषद और इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। राजा और युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान अधिकारी प्रधानी होता था, जिसकी तुलना हम मराठा कालीन पेशवा से कर सकते हैं। केंद्र में दंडनायक उच्च अधिकारी भी होते थे। दंडनायक पदबोधक नहीं था, वरन विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को दंडनायक कहा गया था। अब प्रांतीय प्रशासन। शासन संबंध के लिए विजयनगर साम्राज्य बहुत ही प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों
में जो इकाई या क्रम मिलता है उसमें राज्य या मंडलम, कोट्टम या वलनाडु, नाडु मेल ग्राम और उर या ग्राम होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम होती थी। सामान्य प्रांतों में राज्य परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रांतों में शासन व्यवस्था बनाए रखना गवर्नरों का प्रमुख उत्तरदायित्व होता था। अब आयंगर व्यवस्था क्या थी? ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था और इनके संचालन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा गया। इनकी नियुक्ति राज्य करता था, किंतु इन्हें वेतन के बदले करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी और ये अधिकारी वंशानुगत होते थे और इनको यहाँ तक अधिकार था कि ये अपने पदों को बेच सकते थे। अब भूमि के प्रकार तथा राजस्व व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित प्रकार के भू क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे भंडारवाद ग्राम, अमरम। तो भंडारवाद ग्राम या प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि थी। इसकी आय का प्रयोग दुर्गों के सुदृढ़ीकरण में किया जाता था। मात्रा में इस प्रकार की भूमि सबसे कम थी। ब्रह्मदेव, देवराय और मठापुर भूमि राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए भी ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को भूमिदान में देता था। इस प्रकार की भूमि करमुक्त होती थी। अब अमरम, यह भूमि का सबसे बड़ा वर्ग था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। अब सिंचाई व्यवस्था क्या थी? तो सिंचाई व्यवस्था पर विजयनगर के शासकों ने विशेष बल देते हुए नहरों व बांधों का निर्माण करवाया। यहाँ तक कि सिंचाई साधनों का विकास करने वाले को राज्य करमुक्त भूमि भी दे सकता था और सिंचाई साधनों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य द्वारा स्थानीय करों की माफी का भी उल्लेख मिलता है। यदि कहीं सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो जाती थी तो राज्य अपने साधनों से उनकी मरम्मत करवाता था। सिंचाई व्यवस्था में पूंजी निवेश द्वारा भी आय प्राप्त की जाती थी, जिसे तमिल क्षेत्र में दासवंद या आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में कोट्टुकुडगे कहा जाता था। अब भू राजस्व, यह साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जो सामान्य तौर पर हिंदू विधि के अनुसार उपज का 1/6 होता था। ब्राह्मणों तथा मंदिरों की भूमि पर क्रमशः 1/20 व 1/30 जैसा न्यूनतम कर लगाया जाता था। कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया तथा राजस्व अनुमान भी आकलित किया जाता था। अब आयात की मदें क्या थी? तो वो थी घोड़ा, हाथीदांत, मलमल व रेशमी कपड़े दक्षिण पूर्वी एशिया से, मसाले आदि। और निर्यात की मदें थी सफ़ेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा आदि। अब सिक्के कैसे चलते थे? तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणालियों में से जो है एक थी। विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था, जो 52 ग्रेन का होता था। इसे ही विदेशी यात्रियों ने पैगोडा कहा है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते हैं। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान व गरुड़ की आकृतियां अंकित हैं। तुलुव वंश के सिक्कों पर सामान्यतः उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण की आकृतियां अंकित हैं। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन मिलता है। अराविडु वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, अतः उनके सिक्कों पर शंख एवं चक्र अंकित हैं। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हूड़ से की है। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो विजयनगर साम्राज्य समाज शास्त्रियों परंपराओं के आधार पर व्यवस्थित था। यहाँ पर वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मणों को सर्वाधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण ही शासन के उच्च पदों पर आसीन थे। उन्हें मृत्युदंड से मुक्त रखा जाता था। समाज में क्षत्रिय वर्ण की अनुपस्थिति के कारण ब्राह्मणों के बाद दूसरा स्थान चेट्टियों या शेट्टियों का था। सामान्यतः व्यवसाय इन्हीं के हाथों में केंद्रित था। उत्तर भारत से आए लोग व्यवसाय से जुड़ने लगे और इन बाहरी लोगों को बड़वा कहा गया। चेट्टियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। कैकोल्लार यानी जुलाहे, कंबलत्तर अर्थात चपरासी तथा शस्त्रवाहक नाई और आंध्र क्षेत्र में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदाय गिने जाते हैं। अब महिलाओं की स्थिति क्या थी? तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो जैसे
अच्छी क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि ये राजा के कार्यों को लिखना भी करती थी, आय व्यय की गणना भी करती थी, मल्ल युद्धों में भाग भी लेती थी, ज्योतिष में भी थी, अंगरक्षक व पहरेदार भी थी, न्यायाधीश भी थी और नृत्य व गायन वादन भी करती थी। ये सब काम जो है महिलाएं करती थी, तो इसलिए महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी मानी जाती है। साम्राज्य में गणिकाओं की भी उपस्थिति थी, जो पहले से ही दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था का अंग बन चुकी थी। विशेष यह है कि इन पर अध्यारोपित कर के द्वारा ही पुलिस को वेतन दिया जाता था। समाज में पर्दा प्रचला का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का उल्लेख विभिन्न विदेश यात्रियों ने भी किया, जिसमें बारबोसा, नूनिज व सीजर फ्रेडरिक विशिष्ट हैं। सती प्रथा को पवित्र माना गया, किंतु यह नायकों तथा राज परिवारों में ही सीमित थी, चेट्टी व ब्राह्मणों में नहीं। सती होने वाली स्त्रियों की स्मृति में प्रस्तर स्मारक बनवाए जाते थे। बाल विवाह का भी प्रचलन था, जिसके कारण दहेज प्रथा का भी विकास हुआ, किंतु राज्य ने दहेज को कुप्रथा मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया, जिसमें ब्राह्मणों की भी स्वीकारोक्ति प्राप्त थी। विधवा विवाह मान्य होता था, संभवतः इस पर टैक्स लगता था, जिसे कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दे दी जाती थी अथवा नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गंडपेद्र नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, जो कड़े की भांति होता था। मनोरंजन के क्षेत्र में विजयनगर राज्य में विविधता थी। बोमलाट छाया नाटक था, जिसे मंडपों में आयोजित किया जाता था। रक्षागान का विकास विजयनगर में ही हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में शतरंज और पासा अत्यधिक लोकप्रिय खेल थे। स्वयं कृष्णदेव राय शतरंज में विशेष रुचि लेते थे। राज्य में रामनवमी, महानवमी तथा नवरात्र आदि त्योहार मनाए जाते थे। महानवमी सबसे बड़ा त्योहार था, जिसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इस पर्व पर बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए जाते थे। मठों, अग्रहारों और मंदिरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। तो ये बहामनी और विजयनगर साम्राज्य हो गया। दक्षिण भारत के राज्यों का भी हो गया, उत्तर भारत के राज्यों का भी हो गया। अब जो सल्तनत कालीन है, तो इसका एक परिदृश्य सल्तनत देखते हैं कि सल्तनत कालीन में क्या व्यवस्था थी, क्या प्रचलन था, क्या सैन्य प्रणाली थी। ये सब चीज़ें जो है, उद्योग व्यापार कैसे थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो इन सब बातों के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और उसी के साथ हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम सूफी एवं भक्ति आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और खलीफा से क्या संबंध था? तो सल्तनत काल में प्रशासनिक प्रणाली के तहत सबसे महत्वपूर्ण संबंध सुल्तान व खलीफा के थे। वास्तव में हलाकू ने अंतिम अब्बासी खलीफा को 1258 ईस्वी में ही वध कर दिया था, किंतु सैद्धांतिक रूप से इस्लामिक मान्यता को जीवंत बनाए रखने के लिए सल्तनत शासकों ने उनसे संबंध बनाए रखे और अपने सिक्कों पर खलीफा के प्रतिनिधि नासिर ए अमीर उल मोमिनिक का अंकन करवाया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। किंतु उसी समय खलीफा ने बंगाल के केंद्री गयासुद्दीन एवज को भी मान्यता दे दी और इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण करने में कोई संकोच नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासकों की परंपरागत उपाधि के साथ ही अपने आप को खलीफा का दायां हाथ अर्थात यामनी उल खिलाफत कहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिलाफत प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं की, किंतु सैद्धांतिक रूप से इस परंपरा को जीवित रखा। मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा कहकर सिद्धांत व व्यवहार दोनों में इस परंपरा का उल्लंघन कर दिया। प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा की स्वीकृति को महत्वपूर्ण नहीं माना, किंतु बाद में न केवल उसने खिल्लत प्राप्त की वरन सिक्कों पर से अपना नाम हटवाकर खलीफा का नाम लिखवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खिल्लत प्राप्त की
और अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया। अब उलेमा से क्या संबंध था? प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो सके इसलिए मुस्लिम साम्राज्य में उलेमाओं की उपस्थिति जो है वो सैद्धांतिक थी। एक सेकंड, हाँ, वो सैद्धांतिक तौर पर उपस्थित उलेमाओं से संबंध क्या रहा है? तो प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो सके इसलिए मुस्लिम साम्राज्य में उलेमाओं की उपस्थिति सैद्धांतिक तौर पर उपस्थित रही, किंतु सल्तनत काल में ही अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने उनके हस्तक्षेप पर अंकुश लगा दिया। अब इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। इक्ता का की सर्वप्रथम परिभाषा निजामुल मुल्क तूसी द्वारा रचित सियासतनामा में दी गई है। इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। तत्कालीन परिस्थितियों में विद्रोह प्रवृत्ति को रोकने, सल्तनत के बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक संचालन तथा राजस्व प्राप्त करने का यह एक अनोखा प्रयोग था जो भारत के लिए तो नया था, किंतु मध्य एशिया में यह प्रचलित हो चुका था। किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, वे तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। सियासतनामा के अनुसार इक्तेदार को किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए। उस क्षेत्र के प्रशासनिक व सैनिक खर्च के बाद बचे राजस्व को केंद्रीय राजकोष में जमा करना होता था। इस अतिरिक्त राजव्यवस्था को फवाजिल कहा जाता था। बड़े इक्तादारों को मुक्ता, बल या मलिक भी कहा जाता था। अब प्रचलन और परिवर्तन क्या रहा है? तो भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गोरी ने बांटी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्तेदार बनाया, किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। बलवन के समय से ही इसमें परिवर्तन आरंभ हो जाता है। बलवन ने वल या मुक्ता के आचरण पर नियंत्रण रखने हेतु ख्वाजा नामक लेखाधिकारी की नियुक्ति की, और दूसरा परिवर्तन उसने तरकात के रूप में किया, अर्थात यदि किसी इक्तेदार की मृत्यु हो गई हो और उसका पुत्र सैन्य सेवा में नहीं है तो वह इक्ता वापस ले ली जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के समीप छोटी इक्ताओं को समाप्त कर उन्हें खालसा भूमि में शामिल कर लिया, किंतु दिल्ली से दूर बड़ी इक्ताओं को जारी रखा। इक्ता में सर्वाधिक परिवर्तन तुगलक काल में देखने को मिलते हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने मुक्ता की आय और उसके द्वारा नियुक्त सैनिकों की आय में स्पष्ट विभाजन कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदारों के अधिकारियों पर और अंकुश लगाते हुए उन्हें केवल भू राजस्व वसूली से संबंधित कर दिया तथा वली उल खराज नामक पद का सृजन कर दिया तथा इन क्षेत्रों में प्रशासनिक संचालन के लिए अमीन नामक नया पद भी सृजित किया। अब फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता भूमि को वंशानुगत बना दिया और अब सैनिकों को भी भू अनुदान दिए जाने लगे, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के समय से रोक लगा दी गई थी और उन्हें नगद वेतन दिया जाने लगा था। ऐसे आनुवंशिक भू क्षेत्र वजह कहलाए। सिकंदर लोदी के समय भूमि अब वस्तु की तरह हो गई और सबसे बढ़कर फवाजिल पर रोक लगाने से इक्ता का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो गया। अतः यह पुनः सामंतवादी प्रक्रिया में विलीन हो गया। ध्यातव्य है कि सिकंदर लोदी ने इसे पूर्ण हस्तांतरणीय भी बना लिया था। इक्ता के पर्याय के रूप में विलायत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अब सल्तनत कालीन सैन्य प्रणाली। दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से होता है। उसके काल में सल्तनत की सेना को हश्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलवन को सैन्य विभाग की स्थापना का तथा अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र में एक स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव पद्धति पर आधारित था। जैसे अमीर ए देह 10 सैनिकों का सेना नायक, अमीर ए सदा 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेना नायक, अमीर ए हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक, अमीर ए तुमन 10,000 सैनिकों का सेना नायक। यह सैनिक वर्गीकरण पद सोपान सूचक होते हैं।
होने के साथ साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीभूत होने का आभास दिलाते हैं। सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को सबसे महत्वपूर्ण युग कहा जा सकता है। उसने एक स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती की ओर उन्हें सरकारी खजाने से नगद वेतन भुगतान किया। यथोचित रूप ने निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्रतब कहा जाता था। एक घोड़ा रखने वाले अश्वारोही सैनिक का वार्षिक वेतन 234 टंका निश्चित किया गया और 2 अस्पा सैनिकों का 78 टंका वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किया जाता था। सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग व हुलिया प्रथा की नींव डाली। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ दाग और हुलिया प्रथा को अत्यंत कठोर ढंग से अपनाया और सैनिकों का स्वयं निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की। गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों के वेतन रजिस्टर की स्वयं जांच करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों को उनका वेतन इक्ता के रूप में और सैनिकों को नगद धनराशि के रूप में दिया जाता था। जो सैनिक सेनाध्यक्षों के अधीन होते थे उन्हें सीधे शाही खजाने से वेतन का भुगतान किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विविध कारणों से दिल्ली सल्तनत का आकार छोटा होता गया और इसी के साथ साथ सेना की संख्या और संगठन में भी गिरावट आई। फिरोज ने हुलिया, दाग प्रथा, सैनिक जांच जैसे कुछ पुराने सैनिक सुधारों को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, पर उसकी अस्थिर नीति के कारण सैनिक अनुशासन बहुत कमजोर हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने के स्थान पर इक्ता के रूप में वेतन प्रदान करने की प्रथा फिर से चलाई और अब सैनिक नगद वेतन के स्थान पर भूमि या गांवों के लगान के रूप में वेतन पाने लगे और वे वजहदार कहलाए जाने लगे। फिरोज शाह तुगलक सेना में कठोर अनुशासन बनाए रखने में असमर्थ रहा, अतः सल्तनत की सैनिक स्थिति कमजोर पड़ी। लोधी शासकों के समय में सेना का सामंती रूप पुनः प्रकट हुआ। सैन्य व्यवस्था की यह त्रुटि बाबर के लिए सहायक सिद्ध हुई। सल्तनत काल में सेना का मुख्य वर्ग अश्वारोही दल के रूप में था, दूसरा वर्ग गज सेना पर आधारित था, जबकि तीसरा वर्ग पैदल सैनिकों का था जिन्हें पायक कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद, गोले या तोपखाने का निर्माण नहीं किया गया था। मंजनीक, कुशकंजीर और अरादा आदि यंत्रों का उपयोग पत्थर और धातु के गोले फेंकने के लिए किया जाता था। चरख और फलाखून का भी प्रयोग किया जाता था। अब सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग है तो दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत ये जो है वजीर का विभाग होता था और इसमें वित्त संबंधी कार्य व लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग का नियंत्रण होता था। अब दीवान ए अर्ज यानी या आरज ये सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। इसमें सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिकों का निरीक्षण आदि होता था। दीवान ए रिसालत तो ये विदेश विभाग था और धार्मिक विभाग भी था। इस विभाग में विदेशी संपर्क और कार्य होते थे। अब दीवान इंशा या दीवान अशरफ ये शाही सचिवालय था। शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसविदे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों को पत्र भेजना। अब दीवाने कोही ये कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि विभाग था दीवाने कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। तो कृषि भूमि का विस्तार करना और मालगुजारी को सुदृढ़ करना था इस विभाग में। अब दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों को बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूलना इसमें शामिल था। अब दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। इसमें अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद करना था। अब दीवान ए बंदगान ये दास विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। दासों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना इसमें शामिल था। अब सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। तो अधिकारी का नाम और उनके कार्य। तो आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था।
सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य था। सद्र उस सद्र यह धार्मिक मामलों का प्रधान था। वकील ए दर यह राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। वरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। मुहत्सिब यह शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। मुतसर्रिफ यह कारखानों की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा जोखा तैयार करने वाला था। अमीर ए आखूर ये अश्वशाला का प्रधान था। कारकून ये भूमि कर का हिसाब रखने वाला था। अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। अमीर ए बहर ये आंतरिक नौकायन तथा जलमार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर ए तुजुक ये उत्सवों के आयोजन का अधिकारी था। शहनाए मंडी ये बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। शाहनाए पील हाथियों की सेना का प्रमुख था। सर ए जानदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अब सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था कैसी रही है, तो कृषि से चलते हैं। सल्तनत काल में राजस्व का प्रमुख मद भू राजस्व ही था, जो सामान्यतः 1/5 मानी जाती है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी थी। भू राजस्व के लिए गल्ला बख्शी या बटाई परंपरा, जो कि पिछले वर्ष की फसलों के उत्पादन के आधार पर निर्धारित होती थी, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः अपनाया, विदित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे हेतु पैमाइश को अपनाया था, जिसमें प्रति बीघा उत्पादन को आधार बनाया गया। कनकुत या नस्क प्रणाली भी प्रचलित थी, जिसमें अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। भू राजस्व अनाज व नगद दोनों में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने अनाज में वसूली को वरीयता दी, तो अन्य शासकों ने नगद वसूली को। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी ने अनाज पर से कर हटा लिया। और सिंचाई व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन आया है। 13वीं-14वीं सदी में इस व्यवस्था में नोरिया तकनीक का विकास हुआ, जो कि गैर प्रणाली से संबंधित थी। इस तकनीक के कारण अत्यधिक मात्रा में आसानी से पानी उपलब्ध होने लगा। ध्यातव्य है कि हर्ष के समय रहट या अरघट्ट प्रणाली का उल्लेख मिलता है, किंतु नोरिया उससे उन्नत प्रणाली थी। सल्तनत काल में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं ही थे। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर प्रणाली को अपनाया, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे व्यवस्थित रूप देते हुए नहर तंत्र को विकसित कर दिया, जिसमें इसकी प्रमुख नहर आज भी कार्यरत है। इब्न बतूता भारत में एक वर्ष में 3 प्रकार के चावल की खेती की बात करता है, जबकि अन्य इतिहासकार 2 प्रकार की। विदित है कि दक्षिण चीन के अतिरिक्त ऐसा कहीं नहीं होता था। अच्छे किस्म के चावल के लिए सुरसत अत्यधिक प्रसिद्ध था। अब कुछ उत्पादन है और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो रेशम जो है खंबात क्षेत्र में होता था। नमक सांभर झील, ऊनी शॉल ये कश्मीर में। वस्त्र उत्पादन ये बंगाल व गुजरात। इसमें सोनार गांव मलमल व कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध था। 14वीं-15वीं सदी में भारत ने रेशम उत्पादन चीन से सीखा। सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता था और मलमल के कपड़ों को गंगाजल व शबनम कहा जाता था। सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए दिल्ली जो है प्रमुख केंद्र था। पान के पत्ते जो धार मालवा से आते थे। नील जो है बयाना ये भरतपुर में और भरतपुर व सरखेज आगरा से आता था। अब उद्योग और व्यापार के बारे में बात करें तो तुर्क मुख्यतः नगर निवासी थे, अतः इनकी प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था ने नगरों के चरित्र में मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन किया। तुर्कों के आगमन के साथ ही नवीन प्रौद्योगिकी भी भारत आई, जिनके कारण भारत की उत्पादन संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसे मोहम्मद हबीब नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं। लगभग सभी प्रमुख सुल्तानों ने नए नगर बसाए, जिससे नगरों का विस्तार हुआ। साथ ही रोजगार और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति के लिए ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित हुई। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धातु शिल्प में परिवर्तन, विशेषकर सैनिक उपयोग के लिए लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनमें से
जो ये धातु शिल्प में परिवर्तन हुआ, विशेषकर सैनिक उपयोग के लिए लौह प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। कागज निर्माण में तेजी आई, चूंकि सल्तनत काल में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ और नए ग्रंथों की रचना हुई। इसके साथ ही इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जल्दसाजी भी एक उद्योग बन गई। सल्तनत के शासकों ने इतिहास लेखन में विशेष रुचि दिखाई और अपने कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करवा कर वह इसके द्वारा महान बनना चाहते थे। चटका व धुनकी का प्रवेश भी तुर्कों के साथ ही हुआ, जिसमें वस्त्र उत्पादन के लिए तकली का प्रयोग किया करते थे। रुई धुनने वाले या बुनकर के लिए नद्दाफ शब्द का प्रयोग होता था। आसवन विधि का भी ज्ञान हुआ, जिसका मुख्य उपयोग मंदिर व इत्र निर्माण में किया जाता था। इसके साथ ही धातुकला के अंतर्गत कलई विधि का प्रयोग किया जाने लगा और इस हेतु जस्ते का प्रयोग किया जाने लगा। भारत के दमिश्की इस्पात पूरे भारत में प्रसिद्ध था, जो कश्मीर से प्राप्त होता था। सल्तनत शासकों की विशेष रुचि स्थापत्य के प्रति थी। गारे चूने के ज्ञान के कारण नए भवन निर्माण संभव हुए। फिरोज शाह तुगलक ने तो एक नया विभाग दीवान इमारत खाना ही स्थापित कर दिया। गैर कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में चमड़ा, धातुएं, पत्थर, नमक व तेल उद्योग प्रमुख था। शाही कारखाने भी विलासी वस्तुओं के उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे 36 शाही कारखानों का निर्माण कराया और इन कारखानों का निरीक्षण मुतसर्रिफ कहलाता था। अब आयात क्या किया गया? अरब व खाड़ी देशों से सोना, चांदी, केसर, अफीम, सिंदूर, घोड़े आदि आयात किए जाते थे। अफ्रीका से हाथी दांत व लाख आयात किया जाता था। देवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। दक्षिणी सिंध में लहरीबंद व गुजरात में कैम्बे व सूरत इस समय के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अनिहलवाड़ व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल कहा जाता था। इब्न बतूता के बाद आए चीनी यात्रियों ने बंगाल के बारे में कहा था कि देवताओं ने पृथ्वी का संपूर्ण सोना इस प्रांत में बिखेर दिया है। अब सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली क्या है? तो कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ बताते हैं। अबवाब यानी अतिरिक्त या गौण कर। फवाजिल ये राजस्व अधिशेष था। खदमत ये पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व या कर था। महसूल ये भूमि राजस्व का अनुमान था। हक एक खोती किसानों से लगान वसूलने का कर। किसानों से लगान वसूल कर खुद मुकद्दम व चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारी दीवान वजारत में राजस्व जमा करते थे। इसी परिश्रम में के एवज में उन्हें लगान का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था, जिसे हक ए खोती कहते थे। निर्ख ए फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य। वफा ए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार। इब्ता ए तमलिक ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने पाई जाती थी। खाने मतलब माइंस। तरकात बलवन द्वारा इक्तेदार से जब्त भूमि। हक ए दीवानी ये राजकोषीय मांगे थी। अब कर प्रणाली कैसी थी? तो शरीयत के अनुसार 4 कर हैं: जजिया, जकात, खुम्स और खराज। तो जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से संरक्षित प्रजा की हैसियत से लिया जाने वाला यह कर उनकी आय के अनुपात में होता था। कुछ इतिहासकार के अनुसार जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। जकात यह मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। धार्मिक कर को सदका भी कहा जाता था। इस कर का उपयोग लोगों के कल्याण हेतु किया जाता था। वस्तुतः यह कर एक प्रकार का संपत्ति कर था, जिसकी दर 2.5% थी। खुम्स लूट या युद्ध से प्राप्त धन, इसे गनीमा भी कहा जाता था। नियमतः इस संपत्ति में सुल्तान को 1/5 भाग और सैनिकों को 4/5 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को उलटकर सुल्तान का 4/5 और सैनिकों का 1/5 भाग कर दिया। अब खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये भूमि कर था। सामान्यतः इसकी दर 1/5 से 1/3 थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत द्वारा मान्य सबसे उच्च दर 1/2 कर दिया था। फिर अन्य कर आ जाते हैं। उश्र तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, जिसकी दर 1/10 होती थी। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की तुलना में कृत्रिम विधि से सिंचित भूमि के अधिकारों भूमि के
भूमि से अधिक कर लिया जाता था। अब हक ए शर्ब फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के मान्य करों के अतिरिक्त एक कर लगाया था। अब सल्तनत कालीन सिक्के, तो मोहम्मद गोरी के समय में प्रचलित सिक्के थे। देहली नामक सिक्का, इसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में इसका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा था। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के कौन से हैं? चांदी का टंका, तांबे का जीतल। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। बलवन, तो बलवन ने चांदी का सिक्का जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक, इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक, पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा इसने जारी की थी। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया गया। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी का नाम दिया और इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक अधा एवं बिख नामक सिक्के इसने जारी किए। अब लगान व्यवस्था पर, तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की बटाइयों का उल्लेख मिलता है। बटाइयाँ लगान निर्धारित करने की एक प्रणाली थी जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार से हिस्सा लिया जाता था। बटाई प्रमुखतः 3 प्रकार की होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई जो है खड़ी फसल में ही कर का निर्धारण कर दिया जाता था। लंक बटाई अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच कर का बंटवारा हो जाना। रास बटाई अनाज से भूसा निकलने के बाद सरकारी हिस्से का निर्धारण करना। मुक्ताई जो है लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के माप के आधार पर कर का निर्धारण किया जिसे मसाहत पद्धति कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी यह व्यवस्था बनी रही। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका प्रचलन खालसा एवं दोआब क्षेत्र में था। विंध्य के दक्षिण में तथा बंगाल के मालवा एवं गुजरात में भी मसाहत प्रणाली का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा हुआ। अब सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या करवाया है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है, और कुतुब मीनार का निर्माण और 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश द्वारा सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है जो दिल्ली में है, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बनवाया। गंदक की बावली महरौली में बनवाई। बलवन ने लाल महल, बलवन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित है। ये भारत का प्रथम मकबरा, इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण करवाया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया है? अलाई दरवाजा, श्रीनगर, 1000 स्तंभों वाला महल जो दिल्ली में है। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाया है? तुगलकाबाद का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो पंचभुजी है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने जहांपना नगर दिल्ली में बनवाया। आदिलाबाद का किला दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है। सिकंदर लोदी, इसने मौट मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। और संगीत और साहित्य के बारे में थोड़ी सी जो है चर्चा कर लें। तो कैकुबाद सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। बर्नी के अनुसार कैकुबाद के शासनकाल में सड़कें व गलियां गायकों से भरी हुई थीं। बलवन के पुत्र बुगरा खां ने गायकों एवं नर्तकों की संस्था का निर्माण करवाया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखी पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के काल में ही किया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित लज्जत-ए-सिकंदरी नामक पुस्तक की रचना हुई थी। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को संगीत के क्षेत्र में पारंगतता हासिल थी। संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ उसे ही समर्पित और ख्याल गायकी की उत्पत्ति का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी से लेकर नासिरुद्दीन मोहम्मद तक के इतिहास का वर्णन है। मिनहाज ने अपनी कृति को प्रथम इलबरी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया है।
इस पुस्तक में नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया गया है। तारीख फिरोज शाही यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। इसमें बलबन के सिंहासन रोहड़ से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्ष तक का वर्णन है। फुतूह फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो उसकी नीतियों पर प्रकाश डालती है। अब फुतूह उस सलातीन यह इसामी की कृति है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित विभाग दीवाने रियासत का उल्लेख है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिए बनाया था। चरखे का इसमें प्रथम उल्लेख है। यह दक्कन में लिखी गई और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है। फिर तारीख मुबारक शाही या बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी की रचना है। सैयद वंश के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का वर्णन करती है। फिर दिव्य परीक्षा ठक्कर पेरू की कृति है। ठक्कर पेरू अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल प्रमुख था। अपभ्रंश में लिखी गई पुस्तक है। फिर तूतीनामा जिया नक्शवी की कृति है। यह संस्कृत कहानियों का फारसी अनुवाद है। मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल में यह लिखी गई थी। तो इस तरह से अब आपका दिल्ली सल्तनत जो है संपूर्ण हो गया। अगले सेशन में जो है सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है प्रारंभ कर देंगे हम मुगल काल। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।